हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज हम करेंगे स्टूडेंट्स टीजीटी एंड जीआईसी के लिए मॉडल पेपर नंबर 4 और ये सभी होम साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल इक्वल है। इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि आप सभी होम साइंस के स्टूडेंट को ही डेफिनेटली पूरी तरीके से हेल्प करेगा। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट। आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज के क्वेश्चंस जो हैं थोड़ा सा होम मैनेजमेंट से रिलेटेड है। बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, मैम आप होम मैनेजमेंट पढ़ा दीजिए। होम मैनेजमेंट में पूरा पढ़ा रही हूँ। इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ में होम मैनेजमेंट पढ़ाया हुआ है। जिन्होंने नहीं देखा है वो गृह प्रबंधन की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। और उससे पहले भी मैंने 50 कुछ क्वेश्चंस कराए हुए हैं। एक अलग से वीडियो पढ़ा है गृह प्रबंधन के क्वेश्चंस को, उन्हें भी आप देख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प करेंगे वो, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। एक अच्छे सुप्रबंधक की विशेषताएं क्या हो सकती हैं? भाई मैनेजमेंट कौन करता है हमारे घर में? मम्मीज करती हैं, हमारी गृहिणी करती है। मेनली ये एक है कि भाई गृहिणी के अंदर आता है होम मैनेजमेंट। जो होम डिपार्टमेंट है वो गृहिणियों के अंदर आता है, फीमेल सेक्शन के पास आता है। तो एक अच्छा सुप्रबंधक कौन होगा? जो भाई परिवार के हर सदस्य को सुखी रख सके, कैसे खर्च कर सके, जो इनकम है उसके अकॉर्डिंग खर्च कर सके, घर के कार्य अधिकता कुशलता से कर सके। तो सभी आंसर हो जाएगा आपके कि सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आय और व्यय का हिसाब किताब रखना परिवार को जानकारी देता है। किस चीज की जानकारी देता है? जब आप अपनी इनकम को और अपने एक्सपेंडिचर का एक ब्यौरा रखते हैं, लिख कर रखते हैं कहीं पर कि भाई पैसा कितना खर्च हो रहा है, तुलना कर पाते हैं आप कि हमने लास्ट मंथ कितना खर्च किया या इस मंथ हमने कितना खर्च किया। उसको बैलेंस रखने के तरीकों को आप सोच पाते हैं। स्टॉक मार्केट से आपका कोई लेना देना नहीं है। स्टॉक मार्केट तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है, उसके उनके डिपार्टमेंट में आता है वो, घर से उसका कोई लेना देना नहीं है स्टॉक मार्केट का। तो आ बा सा हो जाएगा इसमें, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्यक्तियों या समूहों को खिलाने के लिए आप ग्रुप में लोगों को खिला रहे हैं, साधनों का यूज कर रहे हैं, रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, आहार संबंधी योजना बना रहे हैं, आप मेन्यू प्लान्स बना रहे हैं, मेन्यूज बना रहे हैं। तो ये क्या है? तो ये भोजन की व्यवस्था है, ये आहार विज्ञान नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा, आप इसमें न्यूट्रिशन टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन ये सब नहीं पढ़ रहे हैं। आप नॉर्मल लोगों को खिला रहे हैं, साधनों का उपयोग कर रहे हैं, मेन्यू प्लान्स तैयार कर रहे हैं, तो भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश के अनुसार प्रबंध प्राप्त भौतिक व मानवीय साधनों का सर्वश्रेष्ठ उपयोग है। किसने बोला है कि मैनेजमेंट जो है वो ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज को जितना अच्छे से आप यूटिलाइज कर सकें उसी को हम मैनेजमेंट कहते हैं। अब बहुत सारे बच्चों ने बोला है मैम ये नॉन ह्यूमन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज बता दिए थे। नेक्स्ट वीडियो आपको इसी का मिलेगा फाइनल रिविजन में, जिसमें मैं आपको मानवीय व अमानवीय साधन क्या होते हैं और किसने किसको क्या बताया है ये सब मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगी। सो डोंट वरी, आपको इसका आंसर देना है। ये राजमल देवदास जी ने बोला है, ये डेफिनेशन दी है और ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ ली जाती हैं कि भाई मैनेजमेंट जो है वो जितने भी आपके पास प्राप्त बोले हैं ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उसका उपयोग है, सर्वश्रेष्ठ उपयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रभावशाली जीवन यापन करने के लिए मैनेजमेंट का अर्थ होता है कि आप साधनों का उपयोग करने के लिए हम जो निर्णय लेते हैं उसमें निहित मूल्यों पर समुचित विचार करें। ये कथन किसका है? देखिए ये भी एक डेफिनेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट, और ये गुडियर व क्लोर की डेफिनेशन है, गुडियर व क्लोर की, कि भाई मैनेजमेंट क्या है कि आप अच्छे से जीवन यापन कर सकें, जो आपके पास साधन है उसका आप यूज कर सकें, आप जो डिसीजन लेते हैं उसमें आपके वैल्यूज पर आप विचार कर सकें। तो ये गुडियर व क्लोर ने बोला है, ठीक है। डेफिनेशंस को समझिए, रटिए मत स्टूडेंट। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हम क्लियर कर लेंगे फूड से होम मैनेजमेंट का, जिसमें आप वैल्यूज, स्टैंडर्ड एंड गोल्स पढ़ते हैं। दीज आर द 3 डोमेन्स ऑफ होम मैनेजमेंट, दीज आर द 3 डिटर्मिनेंट्स ऑफ होम मैनेजमेंट, दीज आर द 3 मोटिव्स ऑफ होम मैनेजमेंट। आगे आने वाले क्वेश्चंस में अच्छे से आपको क्लियर करवा दूंगी, रिवाइज करवा दूंगी। गृह विज्ञान से संबंधित अमेरिका की एक संस्था है, उसने अपनी पुस्तक में गृह प्रबंध के महत्व को स्पष्ट परिभाषित किया और उसके अनुसार गृह वैज्ञानिकों का दायित्व है कि वह गृहिणियों को कुछ निश्चित क्षमताएं विकसित करने के लिए प्रेरित करे। वो कौन सी क्षमताएं, कितने टाइप्स की क्षमताएं हैं? तो देखिए इसमें जो हो जाएगा स्टूडेंट की 12 क्षमताएं थी, जिसमें मनी मैनेजमेंट, होम मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग और आपके टाइम मैनेजमेंट एंड बहुत सारी चीजें हैं। समथिंग लाइक 12 जो है इसमें ऐसी क्षमताएं बताई गई हैं जिनको डेवलप करना होना चाहिए, आना चाहिए। आय व्यय का ब्यौरा रखना, ठीक है, बचत, आय, बचत, ये सब बहुत अच्छे से बताया गया है। तो ये आना चाहिए और ये एक उन्होंने बताया था कि ये क्षमताएं डेवलप करनी चाहिए हर फीमेल के अंदर। नेक्स्ट देखिए, व्यवसाय के संदर्भ में बात कही गई है और वे घर पर भी लागू होती है। व्यवसाय में 90%
जो असफलता है वो प्रबंध में अक्षमता अनुभव की कमी से होती है। ये किसने बोला है? देखिए बहुत अच्छे से इन्होंने जो है कंपेयर किया है बिजनेस को घर से। भाई बिजनेस भी किसके ऊपर चलता है? मैनेजमेंट के ऊपर चलता है। आपका घर भी कैसे चलता है? मैनेजमेंट के ऊपर चलता है। आप सुबह से उठते हो, चाय का एक टाइमिंग है, खाने का एक टाइमिंग है, आपका लंच का टाइमिंग है, ब्रेकफास्ट का टाइमिंग है, सोने का टाइमिंग है। आपने एक मैनेजमेंट कर रखा है, 24 आवर्स को अच्छे से मैनेज कर रखा है। ऐसे ही बिजनेस को मैनेज किया जाता है। मैनेजमेंट बिजनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर होता है, ठीक है। अगर वो अच्छे से उसमें अगर अक्षमता है, मतलब लोग अच्छे से एबल नहीं है, केपेबल नहीं है, एक्सपीरियंस की कमी है, तो 90% बिजनेस आपके फ्लॉप हो जाते हैं। और अगर आपका घर भी इसी तरीके से फ्लॉप हो जाएगा अगर आप अच्छे से अपने घर को मैनेज करके नहीं चलेंगे। ये बात कही है एच कॉन्टस व सीओ डैनल ने, ठीक है। सीओ डॉनल ने ये बात कही है, बहुत अच्छे से कंपेयर किया है बिजनेस को घर से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश के अनुसार दर्शन व दृष्टिकोण। अब दर्शन क्या होता है? हम दर्शन क्यों पढ़ रहे हैं होम मैनेजमेंट में? अरे भाई फिलॉसफी ऑफ लाइफ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलॉसफी ऑफ लाइफ क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हर व्यक्ति की जीवन जीने का नजरिया, उसकी सोच, उसकी थॉट, ठीक है, बिल्कुल अलग होती है और वो उसके घर पर लागू होती है, ठीक है। उसके अपने अपने मापदंड है, हर व्यक्ति का अपना एक मापदंड है। वो हर व्यक्ति अलग नजरिए से देखता है समाज को। हर व्यक्ति का सोच अलग है, थॉट्स अलग है, विचार भावना अलग है, ठीक है। यही क्या है? यही फिलॉसफी है लाइफ की, यही व्यक्ति का जीवन दर्शन है। पारिवारिक जीवन में तो जीवन दर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रत्येक परिवार का सदस्यों का आचरण बनाने में जो है आपका जीवन दर्शन हेल्प करता है। क्योंकि आप बच्चों में तभी तो संस्कार डाल पाते हैं जब आप अच्छे संस्कारों को फॉलो करते हैं। तो यही तो आपकी लाइफ की फिलॉसफी है, यही तो जीवन की फिलॉसफी है, और ये भाई होम मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसने बोला है कि दर्शन व दृष्टिकोण है जो आपके क्या करता है? व्यक्ति समूह को व्यवहारिक जीवन में पथ प्रदर्शन करता है। कि निकिल डॉर्सी की डेफिनेशन है। किसकी डेफिनेशन है? निकिल डॉर्सी की। उन्होंने फिलॉसफी ऑफ लाइफ को इस तरीके से डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट, निकिल डॉर्सी के अनुसार डैश पर आधारित दर्शन परिवार को सुखी व सफल बनाने में सहायक करता है। तो देखिए अगर आप एक दूसरे को कॉर्पोरेट कर रहे हैं, सहानुभूति कर रहे हैं, एक दूसरे के प्रति विवेकशील हैं, ठीक है, गुस्सा वगैरह नहीं करते हैं, बहुत विवेकशील हैं, तो ये दोनों चीजें जो हैं ये आपको सुखी व सफल घर बनाने में हेल्प करते हैं। कौशल तो एक इंडिविजुअल से रिलेटेड आ गया कि भाई उसकी एबिलिटीज। यहाँ पर बात हो रही है फिलॉसफी की। परिवार को सुखी व सफल आप कैसे बना सकते हैं? आप एक दूसरे को सहयोग करें, सहानुभूति रखें और विवेकशील रवैया अपनाएं। नेक्स्ट इज दर्शन को प्रभावित करने वाले कारक हो सकते हैं। भाई हमारी जो फिलॉसफी है, हमारे जो जीवन दर्शन है, उसको बहुत सारी चीजें प्रभावित करती हैं। सबसे ज्यादा क्या प्रभावित करते हैं? संचार के साधन, आपके सोसाइटी से आते हैं, आपका सामाजिक परिवेश और आपके मानवीय संबंध। आपके लोगों के साथ संबंध कैसे हैं? अच्छे संबंध है कि दिन भर लड़ाई झगड़े होते हैं? ये चीजें तो आ बा सा हो जाएगा। ये कुंठता कुछ नहीं होता है, ठीक है, ये नेगेटिव है, ये हमारे फिलॉसफी को प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट इज किसने लिखा है कि सुस्पष्ट मूल्यों के अभाव में व्यवहार और निर्णयों का आकलन संभव नहीं है? यहाँ पे बात आ गई है वैल्यूज की, जो कि मैं आपको बता रही थी। दीज आर द 3 डोमेन्स ऑफ 3 डिटर्मिनेंट्स ऑफ 3 मोटिव्स ऑफ होम मैनेजमेंट। कोई भी गृह व्यवस्था 3 प्रेरक तत्वों पर आधारित होती है। किस किस पर? आपके मूल्य पर, लक्ष्य पर, स्तर पर, वैल्यूज पर, गोल्स पर, स्टैंडर्ड पर, जिसके आगे हम बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं। तो किसने ये डेफिनेशन दी है? ये आपके एवरमैन ने ये डेफिनेशन दी है कि अगर आपके मूल्य स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है, तो आपका बिहेवियर भी क्लियर नहीं होगा, आपके निर्णय भी क्लियर नहीं होंगे और आप उसको कभी एनालाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है, एनालिसिस नहीं कर पाएंगे आप। तो एवरमैन की डेफिनेशन है ये। नेक्स्ट देखिए, यही आ गया मूल्य, लक्ष्य व स्तर, ठीक है। ये क्या है? 3, ये 3 आपके डोमेन्स हैं होम मैनेजमेंट के। आप ये समझ लीजिए मेन डोमेन्स हैं, मेन डिटर्मिनेंट्स हैं, मेन मोटिव्स हैं। मूल्य, स्तर व लक्ष्य। मूल्य को क्या बोलते हैं? हम वैल्यूज बोलते हैं। लक्ष्य को क्या बोलते हैं? गोल्स बोलते हैं। स्तर को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड बोलते हैं। और ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले मूल्य क्या होते हैं। भाई सच बोलना या ऑनेस्टी का पालन करना मेरा मूल्य है, ठीक है, ये मेरे वैल्यूज हैं। आपके भी यही वैल्यूज हैं। आप हमेशा ऑनेस्टी को मानते हैं, ईमानदारी को मानते हैं, आपके मूल्य है। लक्ष्य क्या है? भाई मेरा लक्ष्य है गवर्नमेंट जॉब को पाना। ये मेरा चाहे लॉन्ग टर्म गोल्स हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स हो सकते हैं और मीन एंड्स गोल्स हो सकते हैं। दीज आर द टाइप्स ऑफ गोल्स। तो मेरा लक्ष्य क्या है जीवन में? कि भाई मुझे
या तो बहुत बढ़िया घर बनवाना है, या मेरे बच्चों की एजुकेशन अच्छी हो, ठीक है, या मेरी एजुकेशन अच्छी हो, या मुझे भाई गवर्नमेंट टीचर बनना है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना है, ये मेरा लक्ष्य है। स्तर क्या है? अब आप सब्जी खरीदने जाते हो, ठीक है, आपके कुछ स्टैंडर्ड फिक्स हैं कि नहीं भाई मुझे तो छोटी छोटी जो है वो लेनी है, कैप्सिकम लेनी है। कुछ लोग बड़ी बड़ी कैप्सिकम लेना पसंद करते हैं, नहीं आपके स्टैंडर्ड फिक्स हैं कि आप पतली पतली लेडी फिंगर्स लोगे, या पतली पतली जो है तुरई लोगे, या गोल आकार की आपको बटल गर्ड अच्छी लगती है। ये एग्जाम्पल दिया है मैंने। आपके स्टैंडर्ड फिक्स है, मानक फिक्स है। आप क्वालिटी में जो स्टैंडर्ड होते हैं ना, ये क्वालिटी दिखाते हैं। जैसे लाइफ का क्वालिटी, लाइफ की स्टैंडर्ड फिक्स है कि नहीं भाई हमें तो इसी तरीके से बाहर जाना है। कुछ लोग कैसे भी चले आते हैं, कुछ लोग बड़े अच्छे से प्रॉपर ड्रेसअप होके आते हैं, तो वो उनके स्टैंडर्ड है, वो फिक्स है, वो उनकी क्वालिटी को दिखाते हैं। तो स्टैंडर्ड डायरेक्ट हमारी क्वालिटी से जो है, हमारे गुणों को, हमारी क्वालिटी को जो है वो बताते हैं, ठीक है। तो उसको हम बोल देते हैं स्टैंडर्ड्स। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के अनुसार मूल्य व गहन विश्वास और आकांक्षा हैं जो हमारे जीवन को दिशा देते हैं। ये किसने बोला है? किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा? ये आपके गुडियर व क्लोर के अकॉर्डिंग हो जाएगा कि मूल्य जो है वो हमारे क्या करते हैं, आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाए, गुडियर व क्लोर, जिन्होंने बोला है मूल्य व गहन विश्वास आकांक्षाएं हैं जो हमारे जीवन को क्या करते हैं, दिशा देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हॉरेन व ग्लैडिस एडरसन ने आपके 8 देशों के बच्चों का अध्ययन करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला, वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि बच्चों के मूल्यों को विशेषकर प्रभावित करते हैं। मतलब सबसे ज्यादा बच्चों की वैल्यूज को कौन प्रभावित करता है? देखिए वैसे तो ये चारों ही करेंगे, लेकिन आपसे सबसे ज्यादा पूछे तो भाई सामाजिक धारणाएं, वो कैसी सोसाइटी में रहते हैं, और उसके माता पिता। सबसे ज्यादा प्राइमरी बच्चे से कौन जुड़ा होता है? उसके पेरेंट्स जुड़े होते हैं, ठीक है। भाई बहन और दादा दादी सेकेंडरी हो जाते हैं। प्राइमरी कौन है? उसका माँ बाप, सबसे इंपॉर्टेंट माँ बाप, और वो किस सोसाइटी में रहता है, किस सामाजिक परिवेश में रहता है, उसकी सोसाइटी की धारणाएं क्या है, कैसा कल्चर उसमें फॉलो किया जाता है, कैसे वो लोग थॉट्स को फॉलो करते हैं, इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है बच्चे के मूल्यों पर, बच्चों के वैल्यूज पर, ठीक है। अब कोई चोर उचक्के वाले समाज में रहता है तो वो चोर उचक्का ही बनेगा, उसके दिमाग में वही चीजें आएंगी, ठीक है। अब ये मैं ये नहीं कह सकती नहीं चोर उचक्के वाले समाज में रहता है तो चोर उचक्का ही बनेगा, लेकिन उसके ऊपर उसकी वैल्यूज पर वो पड़ेगा। तो उसके घर में झूठ बोला जाता है तो वो भी झूठ बोलना सीखेगा, उसके माँ बाप लड़ते झगड़ते रहते हैं तो वो भी लड़ना झगड़ना सीखेगा। नेक्स्ट इज, मूल्य निर्माण के महत्व के विषय में किसका कहना है कि परिवार में क्षमता होनी चाहिए कि वो चिरंतन मूल्यों में आस्था रखे, सही विकल्प का चयन करे और एक स्वस्थ जीवन दर्शन के परिप्रेक्ष्य में सही निर्णय ले। ये मार्गरेट जस्टिन का कहना है। ये मार्गरेट जस्टिन की डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि परिवार में ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए, आपके परिवार में ये क्षमता होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने मूल्यों में आस्था रखे, सही डिसीजन ले, सही विकल्पों को चुने और एक स्वस्थ जीवन दर्शन के परिप्रेक्ष्य में सही निर्णय ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वे लक्षण है कि हम मूल्यों में परस्पर सार्थक संबंध स्थापित कर सकें जिससे स्थायित्व हो किंतु जड़ता नहीं, परिवर्तन हो किंतु अराजकता नहीं। गुडियर व कोहलर की डेफिनेशन है, लेकिन ये किस चीज को बता रहे हैं कि कौन सी ऐसी चीज है? भाई देखिए मूल्य क्या होते हैं, वैल्यूज क्या होते हैं। वैल्यूज को बहुत तरीके से लोगों ने जो है डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि आपके मैं बता देती हूँ, आपके जो आ जाते हैं, मैंने पढ़ाया है आपको अर्बन के अकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंटल, पार्शियली इंस्ट्रूमेंटल, इंट्रिंसिक वैल्यू। लेकिन हम मूल्यों का वर्गीकरण किस तरीके से करते हैं कि भाई जो आंतरिक मूल्य है, आपके यथार्थवादी मूल्य है, ठीक है, और एक आदर्श मूल्य होते हैं। पार्कर ने तो प्रेम, रुचि, आराम, कला बहुत के अकॉर्डिंग डिवाइडेशन किया हुआ है। गुडियर कोहलर ने बोला है मतलब मूल्य हमारे वैल्यूज क्या होते हैं। जैसे पहले क्या था कि भाई लड़कियों को नहीं पढ़ाना है, उनकी शादी में खर्चा कर देना, उन्हें मत पढ़ाओ, तो वो क्या है, वो उनके मूल्य थे, उनके वैल्यूज थे। लेकिन धीरे धीरे हमने मूल्यों में क्या करा है, चेंजेस लाए हैं, हम चेंजेस लाए। तो ये मैच्योरिटी है तभी तो चेंजेस लाए हैं, परिपक्व हुए हैं तभी तो हम चेंजेस ला पाए हैं। तो परिपक्वता ये बताती है कि मूल्यों में क्या होना चाहिए, आप मतलब परमानेंट तो हो आपके मूल्य, लेकिन ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल जड़ गए, जड़ता नहीं आनी चाहिए, ठीक है। आप स्टीरियोटाइप नहीं हो जाने चाहिए, चेंजेस होने चाहिए आपकी वैल्यूज में, लेकिन ऐसे चेंजेस नहीं हो कि जो अराजकता फैलाएं, समाज में गंदगी फैला के रख दें। ऐसे चेंजेस आपको नहीं लाने चाहिए, चेंजेस लाने चाहिए, ठीक है। तो परिपक्वता, जब आप मैच्योर होंगे तभी तो आप इस चीज को समझेंगे। नेक्स्ट इज, मूल्य वे होते हैं जो बाहरी परिवेश से सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास होता है। तो क्रियात्मक मूल्य वे मूल्य होते हैं जो हमारे बाहरी परिवेश से हमको क्या करते हैं, सामंजस्य स्थापित करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, क्रियात्मक मूल्यों के अंतर्गत क्या आते हैं, तो भाई हमने अभी बताया जो बाहरी संबंध स्थापित कर सके हम लोगों के साथ, तो व्यवहारिक संबंध, सामाजिक संबंध, ठीक है। आ और बा हो जाएगा, इसमें आपके ऑप्शन हो जाएगा आ और बा। नेक्स्ट इज,
आत्म अभिमुख चिंतन के अंतर्गत आते हैं। अब आप अपना कर सकें, अभिमुख मतलब अपने आप को चिंतन कर सके, तो ये आदर्श मूल्य के अंतर्गत आएगा। क्यों? क्योंकि आदर्श मूल्यों में आप ये जान पाते हैं कि क्या सही है, क्या अनुचित है, किस पर विचार किया जाए। ठीक है, कौन से मूल्य जो है आपके नैतिकता को सही से बता रहे हैं, कौन से मूल्य आपके नैतिकता पर बुरा प्रभाव डाल सकते हैं, तो उसी को तो आप आदर्श मूल्य बोलेंगे। क्या सही है, क्या नहीं सही है, आप चिंतन तो कर पाएंगे, अपना चिंतन आप कभी तभी तो कर सकते हैं। तो ये आपके हो जाएगा आदर्शवादी। आदर्शवादी जो आपके मूल्य होते हैं उसमें आप अपना चिंतन कर पाते हैं, क्या सही है क्या गलत है ये आप विचार कर पाते हैं, समझ पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हम। प्रत्येक मनुष्य को स्वयं के आचरण को दिशा देने व जीवन का संचालन के लिए किस किस चीज की आवश्यकता होती है? तो देखिए, आपको अपने जीवन को दिशा देने के लिए किस किस चीज की आवश्यकता होती है? भाई, गोल्स होने चाहिए और सिद्धांत होने चाहिए। जीवन में लक्ष्य नहीं होंगे तो आप कैसे कुछ कर सकते हैं? आपके जीवन को दिशा देने के लिए, संचालन करने के लिए आप कुछ लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि नहीं करते हैं? जैसे आपने क्या लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है कि भाई मुझे टीजीटी क्रैक करना है, आपके जीवन का लक्ष्य है, सिद्धांत है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। जीवन की गुणवत्ता और उसकी डैश जो है कुछ निश्चित लक्ष्यों के होने पर निर्भर करती है। तो इसमें सभी हो जाएगा भाई, तीव्रता, सृजनात्मकता, साहस, सभी पर जो है निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दीर्घकालिक लक्ष्य। अब जो गोल्स होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। एक होते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स आपके, जो बहुत लंबे समय तक आप बनाते हैं, जैसे कि इसमें आ सकता है बहुत प्रयास करना पड़ता है मेनली, मतलब ऐसे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, जैसे आपको टीजीटी भाई क्रैक करना है, ठीक है, या किसी को मकान बनवाना है, या किसी को शादी अपने बच्चे की चिंता होती है, किसी को अपने बच्चे की उच्च शिक्षा की चिंता हो जाती है, तो वो आपके दीर्घकालिक लक्ष्य कहलाते हैं। तो दीर्घकालिक लक्ष्य जो है वो व्यक्ति के क्या बताते हैं? दीर्घकालिक लक्ष्य व्यक्ति के जीवन दर्शन को बताते हैं और उनके मूल्यों से गहन रूप से संबंधित होते हैं। किससे संबंधित होते हैं अभी हम बात कर चुके हैं, क्योंकि हम मूल्य स्तर और लक्ष्य पढ़ रहे हैं। तो जीवन दर्शन और प्रमुख मूल्यों से गहन रूप से संबंधित होते हैं, दोनों में यहाँ पर ये आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज सामान्य पारिवारिक लक्ष्य, जो लगभग सभी परिवारों को वांछनीय लगते हैं। क्या क्या होते हैं? नॉर्मल आपके फैमिली गोल्स क्या हो सकते हैं? भाई सहिष्णुता, आप लोग जो है सहिष्णु हो, मतलब टॉलरेट कर सके, ये नहीं कि इनटॉलरेंस भरी पड़ी है आपके परिवार में। आपके जो उत्तरदायित्व हैं, जो आपको ड्यूटीज दी गई हैं, वो आप निभा सके। मधुर संबंध हो सदस्यों में और सदस्यों का सर्वांगीण विकास। तो ये सभी नॉर्मल परिवार के लक्ष्य होते हैं, गोल्स होते हैं। ठीक है, आबा सादा बिल्कुल ठीक है, सारे ऑप्शंस ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज स्तर व मापदंड है। अब आपके स्टैंडर्ड की बात आ गई। देखिए, तीनों से रिलेटेड हैं आपके स्टैंडर्ड। मैंने आपको बता ही दिया स्टैंडर्ड क्या होते हैं। भाई हमारे कुछ मापदंड हैं, किसी चीज को स्वीकार करने के मापदंड हैं। तो मतलब हमारे वैल्यूज से ही ये पनपते हैं। ठीक है, हमारे गोल्स को डिटर्मिनेट करते हैं, हमारे लक्ष्य को निर्धारित करते हैं। इसीलिए मैंने आपको बोला कि ये तीनों एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। तो किसी ने ये डेफिनेशन दी है कि स्तर वे मापदंड हैं आपके जिनके द्वारा हम वस्तुओं की, कार्यविधियों की, जीवन यापन की विधियों की गुणात्मक आकलन करते हैं और हमारे व्यक्ति परिवार को अनुसरण करने योग्य हम बनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, निकिल और डॉर्सी के द्वारा दी हुई। ठीक है, नेक्स्ट वन इज किसने गृह प्रबंध के संदर्भ में स्तर को, मतलब स्टैंडर्ड्स को ग्रहणी के मानस पटल पर उभरने वाली चीज कहा है? या आपके ग्रॉस और क्रेंडल ने कहा है। किसने कहा है? ग्रॉस और क्रेंडल ने। नेक्स्ट वन इज स्तर के निर्माण में किसका योगदान होता है आपके, मतलब स्टैंडर्ड आपके कैसे बनते हैं? तो भाई आपके इंटरेस्ट से बनते हैं, आपकी कल्पना से बनते हैं, आपके एजुकेशन से बनते हैं। भाई सभी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आपके स्टैंडर्ड फिक्स है, आपका इंटरेस्ट है, आप छोटी छोटी कैप्सिकम लेना पसंद करते हो, कोई बड़ी कैप्सिकम लेना पसंद करता है, कोई रेड कलर की लेना पसंद करता है, फॉर एग्जाम्पल, ताकि आप समझ सकें स्टैंडर्ड है क्या, स्तर है क्या। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ग्रॉस व कैंडल ने स्तर को विभाजित किया है। देखिए, ग्रॉस और कैंडल ने जो है आपके ट्रेडिशनल, पारंपरिक और नमनीय दोनों में आपके जो है डिवाइड किया हुआ है। ट्रेडिशनल एंड फ्लेक्सिबल स्टैंडर्ड में आगे आप पढ़ लीजिए, मैंने इसीलिए इसको लगाया। ये देखिए, परंपरागत स्तर वही होते हैं जो मैंने आपको बताया। इसमें मतलब एक बहुत बड़ी सोसाइटी, ये रूढ़िगत होते हैं, मैंने बताया ना, एक बहुत बड़ी सोसाइटी का भाग इसको स्वीकार करता है। ट्रेडिशनल आपके स्टैंडर्ड्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया था पहले ही कि लड़कियों को नहीं पढ़ना, उनकी शादी में खर्च कर दो। लेकिन फ्लेक्सिबल क्या है कि भाई ज्यादा लोग नहीं मानते, लेकिन हम जानबूझकर अपनाते हैं, चेंजेस लाते हैं। क्यों चेंजेस लाते हैं? क्योंकि भाई समय की मांग है, हमें चेंजेस लाए हैं। हमने लड़कियों को शादी की बजाय उनके पढ़ने पर, उनकी जॉब पर फोकस ज्यादा किया है। तो ये हो गए आपके परंपरागत स्तर, नमनीय स्तर। इसको किसने आपके डिवाइड किया है स्टैंडर्ड को? ग्रॉस एंड क्रेंडल ने। क्लियर हो गया?
नेक्स्ट वन इज निकिल और डॉर्सी के अनुसार भी आप स्तर का वर्गीकरण जान ही लीजिए। निकिल डॉर्सी ने जो है आपके स्टैंडर्ड्स को 3 भाग में डिवाइड किया है। कौन सा? ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट, संतुष्टि के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फिक्सनेस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी। ठीक है, इन्होंने इन 3 के अकॉर्डिंग बताया है। चलिए, इंपॉर्टेंट था इसीलिए मैंने इसको ऐड कर दिया। नेक्स्ट वन इज डैश से वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा बढ़ी है, गृहिणी को आज अधिक मात्रा में दोनों ही उपलब्ध है। किससे? भाई औद्योगिकरण, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जब से बढ़ा है तब से आपसे वस्तुओं की, सेवाओं की बाय क्वालिटी भी तो बढ़ी है, रिसोर्सेज भी तो बढ़े हैं, और गृहिणी को आज अधिक मात्रा में दोनों ही उपलब्ध है, औद्योगिकरण। ठीक है, नेक्स्ट वन इज निकिल डॉर्सी के अनुसार वे वस्तुएं, सेवाएं जिनका अंतिम रूप से चयन किया जाता है वो भौतिक स्तर बनाती हैं। कैसा स्तर बनाती हैं? आपके भौतिक स्तर। नेक्स्ट वन इज भारत में पति पत्नी दोनों से अपेक्षा की जाती है कि वैवाहिक सामंजस्य बनाए रखें। तलाक की प्रथा का प्रश्न हमारे यहाँ कम है। ये कैसा स्तर है? भाई ये बहुत कठोर है और स्थिर है। क्यों? अब आप समझिए। भले ही उन दोनों में ना बन रही हो, लेकिन वो समाज के डर से तलाक नहीं लेंगे। भले ही उन दोनों में दोनों लड़ाई हो रही हो, उनके थॉट्स नहीं मिल रहे, और जब वो अलग हो जाएंगे तो दुनिया उन्हें 50 बातें सुनाती है। तो ये क्या है? ये बहुत कठोर स्टैंडर्ड है, एक स्थिर बना दिया कि नहीं भाई भारत में पति पत्नी तलाक नहीं ले सकते, हमारा ये संस्कृति नहीं है, बिल्कुल तलाक नहीं ले सकते, भले ही वो चाहे आपस में लड़ भिड़ जाए, जहर खा ले, मर जाए। ठीक है, तो ये कठोर और एक स्थिर, मैंने बताया ना आपको मूल्य और स्तर कैसे होने चाहिए, फ्लेक्सिबल होने चाहिए, चेंजेस लाने चाहिए। ऐसे नहीं होने चाहिए कि वो आपके स्टीरियोटाइपिंग में बदल जाए, और ऐसे नहीं होने चाहिए जो समाज में अराजकता फैला दें। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर पति पत्नी में अगर जरा सी भी लड़ाई हो जाए तो तलाक ले लो, ये गलत है भाई। जब तक आप टॉलरेट कर सकते हो तो टॉलरेट करना चाहिए। लोग एक दूसरे को समझते हैं, क्योंकि संबंध ऐसे नहीं बनते कि आज बने कल खत्म हो गए। ठीक है, तो समझ में आया क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? तो ये भाई कठोर और स्थिर, मतलब बहुत जो है परमानेंट ऐसा स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया गया है भारत में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कुछ व्यावहारिक क्रियाएं जैसे डैश 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 आदि स्तर को गुणात्मक का आकलन संभव है। आप किससे जो है किसी की गुणात्मकता का आकलन कर सकते हैं? उसके स्टैंडर्ड पे। भाई लिखने का स्टैंडर्ड दे सकते हैं, बोलने का, अध्ययन का, तो ये सभी हो जाएगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज कठोर स्तर प्रायः किससे संबंध रखते हैं? अभी मैंने बात करी जो आपके बहुत कठोर स्टैंडर्ड है, मतलब हार्ड स्टैंडर्ड जो फिक्स कर दिए गए हैं, जैसे स्टीरियोटाइप हो गया, या ये भी हमने भारत में पति पत्नी वाला पढ़ा, तो ये सामाजिक और आपके धार्मिक रीतियों से संबंधित रखते हैं। आर्थिक और संवेगात्मक का इसमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, ये आज की वीडियो का लास्ट ही क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो आई होप सो कि अभी आपको समझ में आ गया होगा। वैल्यूज, स्टैंडर्ड एंड गोल्स के बारे में हमने काफ़ी पढ़ा भी है पहले भी, और मैंने पढ़ा भी दिया है। थैंक यू सो मच गाइस, और इससे पहले वाली वीडियोस जरूर देख लेना, आई थिंक आपको हेल्प करेंगे वो। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब मैं फाइनल रिवीजन कराऊंगी, मानवीय और अमानवीय साधन जो हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।